स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। हमारा डिस्कशन चल रहा है इम्यूनिटी, और इम्यूनिटी को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। सबसे पहले है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो नॉन स्पेसिफिक है, जिसमें स्किन, डाइजेस्टिव सिस्टम की इथेरियम और रेस्पिरेटरी सिस्टम की इथेरियम शामिल। दूसरा आज हम पढ़ेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। ये भी नॉन स्पेसिफिक है, इसका मतलब ये मखसूस नहीं है, और इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 कंपोनेंट्स वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले सेल्स हैं, जिनको आमतौर पर नेचुरल किलर सेल्स कहा गया है। ये आम सा नाम सुना हुआ है, नेचुरल किलर सेल्स। दूसरा इसमें है प्रोटीन्स, जिनको कंप्लीमेंट या कंप्लीमेंट्री प्रोटीन सिस्टम कहा जाता है। इसमें कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का एक नेटवर्क शामिल है। तीसरी चीज इसमें है इन्फ्लेमेशन, सूजन हो जाती है। और इसका चौथा हिस्सा है फीवर, बुखार। तो मैं दोबारा बता दूं, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी मखसूस नहीं है, किसी भी चीज के लिए ये मौजूद है। शर्त ये है कि अगर पहली लाइन ऑफ डिफेंस नाकाम हो जाए तो फिर ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एक्टिव हो जाए। और इसमें सेल्स की 3 अक़साम हैं। एक को मोनोसाइट्स कहते हैं, इन्हीं को मैक्रोफेजेस भी कहा जाता है, इन्हीं को फेगोसाइट्स भी कहते हैं, फेगोसाइट्स। और इन्हीं की एक टाइप को डेंड्राइटिक सेल्स भी कहा। दूसरी टाइप के सेल्स साइटोटॉक्सिन्स कहलाते हैं, और तीसरी टाइप के सेल्स न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं। ये 3 तरह के सेल्स इसमें काम आते हैं। तो ये फिर कंप्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट करेंगे, इन्फ्लेमेशन को भी एक्टिवेट कर सकते हैं, फीवर को भी। तो आज इनके काम का तरीका हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले सेल्स का जिक्र है, तो ये सेल्स कौन से हैं वो समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ये दिफाई निजाम का सबसे बड़ा कंपोनेंट ब्लड है। अगर हम किसी टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा ब्लड लेकर इसको जमने से रोकें तो 10 मिनट के अंदर ये 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है। नीचे का हिस्सा रेड होता है, ये सेल्स हैं, और ऊपर का लिक्विड पार्ट है, ये प्लाज्मा है। प्लाज्मा आपके इल्म में है 55% है, सेल्स 45%। ये सेल्स 3 तरह के हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। इनमें से जो डब्ल्यूबीसी है ये डिफेंस का काम करते हैं। डिफेंस कैसे करते हैं, तो इसी को देखने के लिए हम डब्ल्यूबीसी को देखते हैं। एक दफा व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी तादाद में बहुत कम है, सबसे कम है ये तादाद। 1 मिलीमीटर क्यूब में 6000 से 8000 सेल्स तक हो सकते हैं, लेकिन अक़साम इनकी बहुत ज्यादा है। इनके 2 पहले बड़े ग्रुप्स बनते हैं। एक कहलाते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट्स और दूसरे कहलाते हैं ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट इसलिए कहते हैं कि इनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स या दानेदार कोई सब्सटेंस नहीं है, जबकि इनके पास वो मौजूद है। ए ग्रेन्युलोसाइट में 2 तरह के सेल्स हैं। एक कहलाते हैं मोनोसाइट्स और दूसरे कहलाते हैं लिम्फोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट की 3 अक़साम, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। तो ये इतनी वैरायटी क्यों है?
फिर लिम्फोसाइट की दो अकसाम है, एक है टी लिम्फोसाइट्स और दूसरे हैं बी लिम्फोसाइट्स। पहले ये जरा देख लें, लिम्फोसाइट इसलिए कहते हैं कि ये लिम्फ नोड में या बनते ही उधर हैं या मेच्योर यहां पर होते हैं बी लिम्फोसाइट लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ चुके थे। इन लिम्फ नोड्स की कई अकसाम हैं। बड़े लिम्फ नोड्स में टॉन्सिल्स हैं, थाइमस ग्लैंड है और स्प्लीन है, जबकि छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं। टी लिम्फोसाइट इनको इसलिए कहा जाता है दे मैच्योर इन थाइमस ग्लैंड, और ये जो थाइमस ग्लैंड है ये सीने में मौजूद होता है, सबसे बड़े लिम्फेटिक नोड्स में से। बी लिम्फोसाइट ये एक स्ट्रक्चर है जो ह्यूमन में नहीं, बर्ड्स में है, उसका नाम है बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। ये बर्सा ऑफ फेब्रिशियस में बनते हैं और ह्यूमन में ये बर्सा ऑफ फेब्रिशियस नाम की स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये आम लिम्फ नोड्स में बनते हैं, लेकिन बी उसी से डिराइव्ड है। अच्छा, अब जो हम सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पढ़ने वाले हैं उसकी तरफ आपको मुतवज्जा करते हैं। फर्ज करें हमारे स्किन और एंडोथेलियम को जरासीम ने क्रॉस किया, तो अंदर आने के बाद सबसे पहले कौन एक्टिव होगा, इसके लिए एक जुमला और बता के मैं आगे आता हूं। ये सारे सेल कहाँ हैं? खून में। खून में से दो तरह के सेल्स बाहर आ सकते हैं, दो तरह के सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं। एक मोनोसाइट्स और दूसरे न्यूट्रोफिल्स। इन दोनों के बाहर आने का अंदाज अलग है। न्यूट्रोफिल्स अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, शेप चेंज करके जहां कैपिलरीज होंगी, कैपिलरीज में तो इस तरह के सेल्स होते हैं ना, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स, इनके बीच में जो बहुत मामूली गैप है उधर से बाहर आते हैं ये न्यूट्रोफिल्स। जबकि मोनोसाइट्स बनते हैं रेड बोन मेरो में, रेड बोन मेरो से बन के आए खून में। खून में चंद घंटों से लेकर 3 दिन तक ये रह सकते हैं। उस वक्त साइज में बहुत छोटे होते हैं, जैसे ही साइज बड़ा होने के करीब हो तो ये कैपिलरीज में से ये भी बाहर आते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, पहले वाले कैसे बाहर आए थे। मसलन ये न्यूट्रोफिल था, इधर बाहर आने के लिए इसने अपनी शेप चेंज की, लंबा हो गया और बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस था इससे बाहर आया। जबकि मोनोसाइट का साइज ही छोटा था, इधर से बाहर आकर अब ये बड़ा हो जाएगा। अब इसको मोनोसाइट भी कहते हैं, मैक्रोफेज भी कहते हैं। मैं दोबारा बताता हूं, जब तक खून के अंदर था इनका नाम क्या था? मोनोसाइट। खून को छोड़कर जब बाहर टिश्यू फ्लूइड में आए या इंटरस्टिशियम जिसको कहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस भी कहते हैं, सेल्स के बीच में जो जगह थी उधर आने के बाद इनका नाम मैक्रोफेज या फेगोसाइट्स के नाम भी बदला, काम भी बदलेगा। ऐसा क्यों किया गया? देखें, फौज सारी खून में, कोई जरासीम खून में जाएगा तो मारा जाएगा। अगर जरासीम बाहर बैठ के सेल्स को डिस्ट्रॉय करे तो फौज तो अंदर है, तो फौज के ये नुमाइंदे हैं जो बाहर आएंगे, बाहर आकर इधर जो जरासीम होंगे उनको भी मारेंगे। तो सबसे पहले इन्हीं सेल्स की बात करते हैं, ये काम क्या करते हैं। मोनोसाइट्स, मैं याद दिलाता हूं आपको, बने कहां थे ये? रेड बोन मेरो। जब तक खून में थे ये मोनोसाइट्स थे, खून से बाहर आने के बाद ये मैक्रोफेजेस कहलाए। मैक्रोफेजेस की एक टाइप को डेंड्राइटिक सेल्स भी कहते हैं, डेंड्राइटिक सेल्स। ये मैं बाद में बताऊंगा, फिलहाल इन्हीं की एक टाइप है ये, या यही बाज औकात इस शेप में आ जाते हैं। अच्छा, मैक्रोफेज जब खून से बाहर आए तो कहां है ये? दो बातें याद, इंटरस्टिशियम, इंटरस्टिशियम या इंटरसेलुलर स्पेस यहां मौजूद है। और ये कहां, कौन से सेल्स के बीच में? खून से बाहर आने के बाद आमतौर पर ये माइग्रेट करके बड़े ऑर्गन्स में चले जाते हैं।
मसलन इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ किडनीज, किडनीज में ये होंगे, लिवर में ये होंगे, स्प्लीन में ये होंगे, लंग्स में होंगे ये, और इवन हार्ट में। यानी जो बड़े बड़े ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं वहां ये घूमते रहते हैं। और वहां घूमने के बाद अगर कोई जरासीम पहली लाइन ऑफ डिफेंस को शिकस्त देकर इधर आए, अब ये उसको निपटेंगे। उसके साथ कैसे निपटेंगे ये बताता हूं। मूड ऑफ एक्शन, मूड ऑफ एक्शन देखेंगे, लेकिन याद रखें कि आप मोनोसाइट एक्शन कर सकते हैं? नहीं, वो अभी मेच्योर नहीं हुई। मेच्योर मैक्रोफेज या फेगोसाइट या डेंड्राइटिक सेल ये मोड ऑफ एक्शन दिखा सकते हैं, काम ये कर सकते हैं। तो फर्ज करें कोई जरासीम आ जाता है या अजनबी कोई चीज बाहर से आ जाती है जो जिस्म की ना हो। ये एक जरासीम आ गया है, ये हमारा मैक्रोफेज है, ये इस जरासीम के साथ सबसे पहले अटैच होता है। अटैच होने के बाद ये फेगोसाइटोसिस करेगा, जिसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। अंदर लाएगा ना इसको, अंदर लाकर इसको फूड वैक्यूल बना दिया एक तरह से। फिर इसके पास एंजाइम्स हैं, उनके जरिए लाइसोसोम में मौजूद एंजाइम के जरिए इसके टुकड़े करेगा। जब टुकड़े हो जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से आया हुआ जरासीम है उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो ये सेल उन टुकड़ों को अपनी सरफेस के ऊपर शो करेगा। सरफेस के ऊपर उस जरासीम के मखसूस टुकड़ों को, और इन टुकड़ों को हम कहेंगे एंटीजेंस, नॉन सेल्फ एंटीजेंस को शो कर रहा है। इस वक्त इसका नाम बनता है एपीसी। एपीसी का मतलब क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एक तो ये कर रहा है। दूसरा, जिस वक्त ये मैक्रोफेजिंग कर रहा था, एंडोसाइटोसिस कर रहा था, उस वक्त सिक्रीट सर्टेन केमिकल्स, कई तरह के ये केमिकल सिक्रेट करेगा। इनमें से एक केमिकल का नाम है इंटरल्यूकिन 1। उसका नाम क्या है? इंटरल्यूकिन 1। देखें, तवज्जो कर रहा हूं, ये सेल न सिर्फ जरासीम को पकड़ के उनको मार रहा है, बल्कि बाकी इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म भी कर रहा है। इम्यून सिस्टम का जो सेल जो जबान समझता है उसको, इसको इशारों की जबान कर रहा है। देखो, मैंने इसको मार के उसके पीसेस अपने सर पर सजा लिया है, तीर की तरह या छांटी की तरह सजाया है। जो इसको देख सकता है इसको देखें, जो ये जबान नहीं समझता उनको केमिकल सिक्रेट। केमिकल्स कई तरह के हैं, सैकड़ों केमिकल्स, हर कोई अलग अलग के लिए, लेकिन इनमें से एक है इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 दो चीजों को उकसाता है। एक, ब्रेन को। ब्रेन तक जब ये इंटरल्यूकिन पहुंचेगा तो ब्रेन क्या करेगा? इसके जवाब में फीवर, बुखार करवाएगा। बुखार देखा इसमें कैसे काम आता है, आगे बताएं। दूसरा, ये इंटरल्यूकिन 1 टी लिम्फोसाइट्स को एक्टिवेट करेगा। किसको? टी लिम्फोसाइट्स। तो बड़ा कमाल नहीं कर रहा है ये सेल, खुद जरासीम को मार भी रहा है, बाकी पूरे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म भी करता है। उसी इंफॉर्मेशन के नतीजे में जहां जरासीम आया है और मैक्रोफेज इसका जब घटा लग जाता है, अगर जरासीम एक से ज्यादा आए हैं ये सब मिलकर हमला करेंगे, अदरवाइज ये तुम्हारा ही। तो हमने मैक्रोफेज का एक हिस्सा पढ़ा, बस आपने अच्छी तरह से ये याद रखना 3-4 बातें। सबसे पहले मैक्रोफेज रेड बोन मेरो में बने, स्टेम सेल्स से वहां वो डिवाइड हुए। उसके बाद जब ये खून में आए 3-4 दिन तक मोनोसाइट्स के आए, खून से बाहर आकर मैक्रोफेजेस हैं, अब ये इस तरह से काम करते हैं। जरासीम को मार के उनके एंटीजेंस को अपने सरफेस पर डिस्प्ले भी कर रहे हैं।
और इस वक्त ये क्या कहलाते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स या एपीसीज। और दूसरी तरफ ये केमिकल सीक्रेट करके पूरे इम्यून सिस्टम को इन्फॉर्म भी करते हैं। उनमें केमिकल्स में मशहूर केमिकल कौन सा है, इंटरल्यूकिन 1। ये इंटरल्यूकिन 1 दो चीजों को एक्टिवेट कर रहा है, एक ब्रेन को मैसेज दे रहा है, दूसरा लिम्फोसाइट तक पैगाम पहुंचता है, वो भी एक्टिव होता है। ब्रेन इसके जवाब में क्या करेगा, बुखार का बुखार टेम्परेचर रेज कराएगा, उसका क्या फायदा है वो बता दो। एक तरह के तो सेल ये थे। दूसरे सेल्स हैं डेंड्राइटिक सेल्स। डेंड्राइटिक सेल इस तरह का है, यही मैक्रोफेज है। अगर जरासीम इससे बड़ा आ गया तो क्या करेंगे, ये सेल एक तरह से शाखें निकालता है, इस तरह बेतरतीब जो शाखें निकलेंगी इसको कहते हैं डेंड्राइटिक सेल। और ये डेंड्राइटिक सेल बाज औकात अपने से बड़े जरासीम को भी ट्रैप कर सकता है, पकड़ लेता है, पकड़ के उसको डिस्ट्रॉय करने के अलावा ये भी केमिकल से सीक्रेट करता है और कुछ एंजाइम सीक्रेट करके डायरेक्ट इसके ऊपर डाल देता है, जिसकी वजह से वो जरासीम मर जाता है। लेकिन ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं होता, ये भी बाहर ही घूमते रहते हैं। दोनों का अंदाज ऑलमोस्ट सेम है, अलबत्ता ये अपने से बड़े साइज को भी, बड़े साइज के जरासीम को भी ट्रैप कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है साइटोटॉक्सिन्स। मैंने गलत तो नहीं बोला, अगले सेल्स कौन से, न्यूट्रोफिल और साइटोटॉक्सिन्स भी हैं। न्यूट्रोफिल्स और नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, इनकी भी बारी है, दोनों के अलग अलग काम है। पहले न्यूट्रोफिल को देखो। न्यूट्रोफिल का अंदाज भी मैक्रोफेज से ऐसा, ये भी एंडोसाइटोसिस करते हैं। लेकिन अगर जरासीम बहुत छोटा हो तो, देखिए मैं दोबारा बता रहा हूं, बहुत बड़ा जरासीम आया तो डेंड्राइटिक सेल्स, नॉर्मल आ गया तो मैक्रोफेज, छोटे जरासीम या तो आसानी से काबू आए तो न्यूट्रोफिल्स। इसका मतलब न्यूट्रोफिल्स इतने इफेक्टिव नहीं है जितना मैक्रोफेज, या यूं कह लें जो न्यूट्रोफिल से बच जाए उन पर मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल काम करते। और ये न्यूट्रोफिल्स एंडोसाइटोसिस के दौरान खुद भी मर जाते। इनके मरने की वजह से ही जख्मों पर पस बनता है। पस देखा ना आपने, कहीं चोट लगती है तो उस जगह व्हाइट सा मटेरियल जमा होता है। वो व्हाइट मटेरियल क्या है, मरे हुए ये न्यूट्रोफिल्स भी हैं और जरासीम है, दोनों का मजमुआ है। और ये मर जाते हैं, ये भी कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, ये भी एंजाइम भी सीक्रेट करते हैं। एंजाइम से एंडोसाइटोसिस आसान हो जाता है और केमिकल्स की सीक्रेशन से दूसरों को इतला मिलती है। लेकिन बहरहाल इनका किरदार मैक्रोफेजेस जैसा नहीं। अब हम आते हैं नेचुरल किलर सेल की तरफ। नेचुरल किलर सेल्स ये लिम्फोसाइट्स की एक टाइप है। ये क्या करते हैं, ये जरासीम से डायरेक्ट नहीं लड़ते, दे अटैक इन्फेक्टेड सेल्स। एक मिसाल के तौर पर कह रहा हूं, कुछ अर्से पहले इसराइल और ईरान की जंग, और ईरान की टॉप लीडरशिप मारी गई। क्यों मारी गई, जासूसी। बाद में वो सारे जासूस पकड़ के उन्होंने मारा। यही फार्मूला है, हमारे अपने जिस्म का वो सेल जिसमें जरासीम अंदर भर गए उसको ये उठा के मारते हैं। ये किसको मारते हैं, अपने जिस्म के उन सेल्स को जिसमें जरासीम आ गए। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, वरना जरासीम उस सेल के अंदर रिप्रोडक्शन करके अपनी तादाद बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। तो ये अपने सेल्स को मारकर जरासीम की रिप्रोडक्शन को कंप्लीट नहीं होंगे। इसका मतलब सहूलतकारों को मार रहे हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, दे ऑल्सो अटैक ऑन कैंसरस सेल्स।
कैंसर जस्टिस सेल्स जो गैर जरूरी तौर पर डिवाइड हो रहे हैं उनको भी ये मानना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैंसर को कई दफा इन मोस्ट केसेस हमारे सेल्स मार के काबू पाते हैं, बाज औकात ये नाकाफी हो जाता है इनके एक्शन, तो फिर कैंसर हावी हो जाता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन दूसरों को पहुंचाते हैं। यहाँ एक बात बहुत कॉमन है, वो ये है कि हर सेल ने अपने हिस्से का काम भी किया है, दूसरों को इन्फॉर्म किया ताकि और भी कंपोनेंट्स एक्टिवेट हो। तो यही काम नेचुरल किलर सेल ने किया, लेकिन इनके काम करने का तरीका क्या था? दे अटैक इन्फेक्टेड सेल्स एंड डिस्ट्रॉय देम, एंड दे आल्सो अटैक ऑन कैंसरस। ठीक हो गया?